तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं एक और शानदार और दमदार कहानी को लेकर। मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आता हूं मूवी पर। तो हमारी आज की मूवी की शुरुआत होती है 8 कैंडिडेट से, जो एक जानी मानी कंपनी में बड़ी पोस्ट के फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि यह सभी कैंडिडेट्स कई पड़ाव पार करके यहाँ तक पहुँचे थे और अब ये उनकी मेहनत का आखिरी इम्तिहान था। अब वो तैयार होकर एक बंद कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें 1 से 8 नंबर की सीटों पर बैठा दिया जाता है। अब हर टेबल पर एक क्वेश्चन पेपर, पेंसिल और एक टाइमर रखा होता है। साथ ही पूरे माहौल में सन्नाटा छाया रहता है। इतने में एक हथियारबंद गार्ड दरवाजे पर तैनात हो जाता है और उन लोगों की सुरक्षा कड़ी हो जाती है, या मान लीजिए कि वो उन पर नजर बनाए रखने के लिए था। फिर अगले ही पल एक आदमी उस कमरे में आता है और वो खुद को इन्विजिलेटर बताता है, ठीक वैसे ही जैसे बोर्ड के एग्जाम्स में चेकिंग करने वाले आते हैं कि कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा। अब वो 8 कैंडिडेट्स की काबिलियत की तारीफ करता है कि वो सारे टेस्ट देकर यहाँ तक आ गए, लेकिन अगले ही पल वो उनको चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि कई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इस मुकाम तक पहुँचने में नाकाम रहे, इसलिए आपको ये पड़ाव बहुत ही ध्यान से पार करना होगा, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहता है कि अगर आप इस आखिरी पड़ाव को पार नहीं कर पाते तो आपको खाली हाथ ही अपने घर लौटना पड़ेगा। उसकी बात साफ थी, पड़ाव पार करो, आगे बढ़ो या फिर वापस लौट जाओ। इसके बाद वो इन्विजिलेटर उन लोगों को 3 महत्वपूर्ण नियम समझाता है जो सभी के लिए कंपलसरी थे। नियम नंबर 1, अगर किसी ने इन्विजिलेटर या गार्ड से बात की तो वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नियम नंबर 2, अगर क्वेश्चन पेपर जानबूझकर या अनजाने में खराब हुआ तो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और नियम नंबर 3, अगर इस पड़ाव के दौरान कोई भी इस कमरे से बाहर निकला तो वो इस एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आगे वो कहता है कि इस टेस्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आपको लिखना है। फिर जाते जाते वो लास्ट में पूछता है कि अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लो, लेकिन सभी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रूल्स के हिसाब से वो उससे बात नहीं कर सकते, तो कहीं ये टेस्ट का हिस्सा ना हो। जिसके बाद वो इन्विजिलेटर कहता है वेरी गुड, और फिर वो 80 मिनट का टाइमर सेट करके वहाँ से चला जाता है। फिर सभी कैंडिडेट्स चुपचाप बैठे होते हैं और अपने अपने पेपर को पलटते हैं, जिससे उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं क्योंकि पेपर तो एकदम खाली है। फिर सभी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई भी आपस में बात नहीं करता क्योंकि ये एक एग्जाम था। पर तभी उनमें से एक एशियन लड़की अपना दिमाग चलाती है और अंदाजा लगाती है कि शायद क्वेश्चन यही होगा कि वो इस जॉब को क्यों डिजर्व करती है। इसलिए अब वो अपना जवाब इसी सवाल के बेस पर उस कागज पर लिखने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस कागज पर लिखना शुरू करती है, वैसे ही एक कैमरा उसके पेपर पर फोकस करता है, जिससे गार्ड को सिग्नल मिल जाता है और फिर गार्ड उसे डिस्क्वालीफाई करार दे देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया था। अब वो लड़की काफी मिन्नत करती है कि एक चांस और दे दो, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, मैं तो बस जवाब लिख रही थी। लेकिन रूल्स को दोहराते हुए वो गार्ड उसे खींचकर धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है और फिर उसके जाते ही वहाँ सन्नाटा गहरा जाता है और बाकी कैंडिडेट्स की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि पहले सभी कुछ न कुछ लिखने के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि बिना क्वेश्चन के जवाब लिखना रूल्स को तोड़ना होगा क्योंकि उससे वो पेपर खराब हो जाएगा। लेकिन आखिर वो क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन ही नहीं है तो उसका सवाल कैसे लिखेंगे? इस तरह अब वो सोच में पड़ जाते हैं और अपना अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं। फिर इसी टेंशन में एक आदमी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और बगल वाले से फुसफुसाता है। वो कहता है कि उस इन्विजिलेटर ने हमें 3 नियम बताए, लेकिन उसने हमें एक दूसरे से बात करने पर मना नहीं किया, यानी ये हमारा रूल नहीं है और हम आपस में बात कर सकते हैं। अब गार्ड भी उनकी बातें सुनकर चुप रहता है, जिससे साबित हो जाता है कि वो आदमी सही कह रहा है। फिर उनके पास क्वेश्चन ढूंढने और जवाब देने के लिए 74 मिनट्स बचे थे, इसलिए वो आदमी कहता है कि चलो एक दूसरे की मदद से क्वेश्चन का पता लगाएं और फिर अपने अपने हिसाब से अपना जवाब लिखें। अब इस पर बाकी लोग सहमति जताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एग्जाम टीम वर्क भी टेस्ट कर रहा है। फिर वो आदमी आगे कहता है कि शायद यहाँ नाम ना लेने का नियम भी होगा, इसलिए हमारे नाम इन पेपर्स पर नहीं लिखे गए हैं। तो इस तरह वो मर्दों के नाम को उनके स्किन के रंग से और औरतों के नाम को उनके बालों के रंग से मिलता जुलता रखने का आइडिया देता है, जिस पर सब एग्री कर जाते हैं। फिर वो कैरेबियन आदमी को ब्लैक, खुद को व्हाइट और एक इंडियन आदमी को ब्राउन नाम देता है, जबकि औरतों को उनके बालों के आधार पर ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क नाम रखता है। पर ये तो 6 लोग हुए और एक लड़की पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि टोटल ये 8 लोग थे।
इसका मतलब एक और आदमी वहाँ मौजूद था। तो इस तरह हमें वो आखिरी आदमी दिखाया जाता है जो उन लोगों में सबसे आगे बैठा हुआ था, लेकिन वो अपनी ही धुन में कहीं खोया हुआ था। उसका ध्यान इन लोगों पर नहीं था और ना वो इन लोगों की बातों में कोई इंटरेस्ट ले रहा था। इसलिए अब वाइट उस आदमी का नाम डेफ यानी बहरा रख देता है, जिससे सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद वाइट अपनी सीट से उठता है और साबित करता है कि सिर्फ इन्विजिलेटर के नियम लागू हैं। तो अब क्वेश्चन ढूंढने की बारी थी, इसलिए सब आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर वो सवाल क्या होगा और कैसे पता चलेगा। तभी ब्रूनेट कहती है कि हो सकता है शायद वो क्वेश्चन इसी पेपर पर कहीं छुपा हो और शायद उसे इनविजिबल इंक या वाटर मार्क से छुपाया गया हो। तो इस तरह वो अपना दिमाग चलाते हुए उस पेपर को लाइट के सामने रख कर देखती है, लेकिन अफसोस ये तरकीब काम नहीं आती और उसे क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मिलता। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि शायद पेंसिल से घिसने पर शेडिंग से वो क्वेश्चन पेपर उभर आएगा। तो अब वाइट उसे ये आजमाने को कहता है, लेकिन तभी ब्लैक ब्लॉन्ड को ये कहकर रोक देता है कि मत भूलो नियम क्या है। वो याद दिलाता है कि नियम के हिसाब से अगर पेपर खराब हुआ तो वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये सुनकर ब्लॉन्ड कुछ भी नहीं करती। इसके बाद ब्लैक सुझाव देता है कि शायद वो क्वेश्चन हम में से किसी एक के पेपर पर हो सकता है, इसलिए अब सभी अपने अपने पेपर्स को लाइट के सामने रखते हैं। पर डेफ अब भी उनका साथ नहीं दे रहा था और उसने अपना पेपर लाइट के सामने चेक नहीं किया था, इसलिए फौरन वाइट जबरदस्ती उसका पेपर चेक करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता और उनकी टेंशन बढ़ जाती है। तभी ब्लैक कहता है कि एक काम करते हैं, हम सारी लाइट्स को बंद करके देखते हैं, यहाँ पर कोई खुफिया छुपी हुई लाइट्स भी हो सकती हैं, शायद अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड या एक्सरे जो दिखाई नहीं देती। जिस पर वाइट हैरानी से पूछता है कि अगर वो लाइट दिखती नहीं तो उसे ढूंढेंगे कैसे। तो ब्रूनेट कहती है कि लाइट तो नहीं दिखेगी, लेकिन उसका सोर्स जरूर दिखेगा। तो इस पर ब्लैक भी अपनी सहमति जताता है, जिसके बाद तलाशने पर ब्लॉन्ड देखती है कि वाकई वहाँ कुछ छुपी हुई लाइट्स हैं। तो इस तरह सभी को यकीन हो जाता है कि जरूर ये लाइट्स उन्हें वो क्वेश्चन दिखा सकती है। इस तरह अब वो सभी से उस स्विच को ढूंढने को कहती है जिससे वो लाइट्स ऑपरेट हो रही होंगी, लेकिन काफी तलाश करने पर भी उन्हें कोई स्विच नहीं मिलता। फिर उनमें से एक कहता है कि क्या हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि नियम के मुताबिक बाहर जाना उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा देगा, इसलिए अब सभी वापस से सोच में पड़ जाते हैं। तभी ब्लैक कहता है कि यहाँ पर कुछ इमरजेंसी लाइट्स हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पहले से जल रही लाइट्स को फोड़ दें ताकि ये इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाएं और उन लाइट्स में हमें शायद पेपर पर अपने क्वेश्चंस मिल जाएं। पर ये करने पर भी उनके सामने एक खतरा था कि अगर ये इमरजेंसी लाइट्स नहीं हुई या फिर ये लाइट्स काम नहीं करी तो पूरे कमरे में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन वाइट ये रिस्क लेने को तैयार था, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रास्ता फिलहाल उन्हें दिख नहीं रहा था। इसलिए अब वो सभी से हाथ उठाने को कहता है, जिस पर ब्राउन को छोड़कर सभी अपनी सहमति दे देते हैं, क्योंकि ब्राउन को ये लग रहा था कि कोई और भी रास्ता हो सकता है अगर वो फिर से ठीक से सोचे। लेकिन सभी के एग्री करने पर आखिर में वाइट एक चेयर उठाकर वहाँ मौजूद सभी लाइट्स को फोड़ देता है और ऐसा करते ही खुशकिस्मती से नीली इमरजेंसी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जल पड़ती हैं, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। अब उन्हें इससे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद थी, इसलिए वो अपने अपने पेपर्स को लाइट्स के सामने रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है और कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, जिससे उन सभी का दिमाग खराब हो जाता है और उनके बीच में और टेंशन बढ़ जाती है। तभी इसी बीच डार्क गौर करती है कि ये लाइट्स तो जल गई, लेकिन उनका ऊपरी हिस्सा तो जला ही नहीं, यानी शायद वहाँ पर दूसरी लाइट भी मौजूद है। इस तरह जब वो सावधानी से उन नीली लाइट्स को फोड़ते हैं तो ये लाइट लाल इंफ्रारेड रोशनी बनकर चारों तरफ फैल जाती है, जिससे इन लोगों की उम्मीद फिर से जाग जाती है। लेकिन फिर भी पेपर पर कुछ नहीं मिलता और इससे ये लोग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। पर उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि अब सिर्फ इनके पास 60 मिनट्स ही बचे थे, यानी सिर्फ 1 घंटा, और बाकी चीजों को करना तो दूर, ये अभी तक सवाल भी नहीं ढूंढ पाए थे जो इनको मेंटली और कमजोर बना रहा था। तभी वाइट फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और फिर उसे एक नया आइडिया आता है। वो कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमसे सिर्फ अपने पेपर को खराब करने से मना किया था, लेकिन किसी और के पेपर को खराब करने पर मना नहीं किया। तो ये कहकर वाइट उस एशियन लड़की का पेपर उठाता है जो शुरू में डिस्क्वालीफाइड हो गई थी और उसका पेपर वहीं पड़ा हुआ था। इसके बाद वो ब्लॉन्ड के सुझाए गए वाले तरीके को आजमाता है, यानी वो उस पेपर पर पेंसिल से शेडिंग करना शुरू कर देता है ताकि अगर वहाँ कोई क्वेश्चन हो तो उसे पता चल सके। लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आती और उसे कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद वाइट फिर से अपना दिमाग लगाता है और उस कागज को बीच में से चीरकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो सभी से अलग अलग टुकड़ों को भिगोने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वाटर मार्क से उस क्वेश्चन को छुपाया गया है तो भिगोने से उभर आएगा।
इसलिए वो सभी से अपने अपने टुकड़ों को थूक से भिगोने को कहता है, जबकि खुद एक टुकड़े पर टॉयलेट करने लगता है। अब ये पता चलते ही सभी व्हाइट को अजीब तरीके से देखते हैं और उसकी हरकत उन्हें अजीब लगती है, लेकिन व्हाइट रुकता नहीं और उस पेपर को गीला करके ही छोड़ता है। साथ ही बाकी सब भी वही करने की कोशिश करते हैं जैसा उसने कहा था, पर सभी की लार से भी कागज पर कुछ भी सामने नहीं आता और दुर्भाग्य से उन्हें अब भी कुछ नहीं मिलता। फिर देखते ही देखते उनके पास सिर्फ 57 मिनट्स बचे थे और किसी के पास कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या करना है। अब तभी उनकी नजर डेफ पर पड़ती है, जो अपनी सीट पर बैठा रो रहा था। असल में वो अपने पेपर पर बिखरे कांच के टुकड़ों में से कुछ देख रहा था और फ्रेंच में कुछ बड़बड़ा रहा था। अब वहाँ मौजूद डार्क फ्रेंच भाषा को जानती थी, इसलिए वो सभी को बताती है कि डेफ क्या कह रहा है। असल में डेफ का कहना था कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन डेफ की ये बात किसी को समझ में नहीं आती और सभी उसकी राय को अनसुना कर देते हैं। अब इसी बीच ब्राउन अपनी अटकलें लगाता है और कहता है कि ये मुझे कोई जॉब इंटरव्यू या एग्जाम नहीं लगता, बल्कि ये कोई एक खेल है। वो कहता है कि सोचो, इस कमरे में दुनिया भर के लोग हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट से। आखिर ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? वो कहता है कि ऐसे तनाव भरे टास्क से वो हम पर सट्टा का दबाव डाल रहे होंगे कि हम में से कौन डोमिनेट करेगा और इसके ऊपर वो लोग सट्टा लगा रहे होंगे। वो कहता है कि शायद ये लोग एक तरफा शीशे से हमें देख रहे होंगे और हमारी एक्टिविटी पर इनकी नजर है। अब ये सुनकर सभी लोग एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ब्राउन की बात सही तो नहीं। पर तभी ब्रूनेट कहती है कि ये कोई गेम नहीं है, बल्कि शीशे के पीछे से कोई इन्विजिलेटर या सीईओ हमें देख रहा होगा। लेकिन ब्राउन ये सब मानने को तैयार नहीं होता और वो ब्रूनेट से शर्त लगाने को कहता है कि ये गेम है। तभी डार्क फिर से ब्राउन की बात को गलत साबित करते हुए कहती है कि सच तो ये है कि तुम एक गैम्बलर हो, इसलिए तुम्हें ये सब एक गेम लग रहा है। फिर वो कहती है कि ये असल में बड़ी कंपनी है जिसका सीईओ सामने नहीं आता, लेकिन बेस्ट एम्प्लॉय चुनना चाहता है, इसलिए इस एग्जाम को इतना मुश्किल बनाया गया है। तभी ब्राउन सवाल करता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, क्योंकि हम में से किसी को कंपनी का नाम तक नहीं पता है। असल में सभी ने वहाँ पर सिर्फ वैकेंसी और सैलरी पैकेज को देखकर अप्लाई किया था। सभी ने देखा था कि कंपनी फॉर्च्यून 500 में थी, इसलिए सभी को लगा कि यहाँ काम करके वो अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं और अपने अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हालांकि सभी को याद था कि उस एड में खास तौर पर लिखा हुआ था कि कंपनी के बारे में कोई सवाल ना पूछे। खैर, अब डार्क कहती है कि मैंने भी वैकेंसी देखकर अप्लाई किया था, लेकिन मेरे पास इसकी थोड़ी जानकारी है। असल में इस कंपनी का सीईओ खुद इस कंपनी को रन नहीं करता, लेकिन उसने हर छोटे से लेकर बड़े काम के लिए बेस्ट लोगों को चुनकर रखा है और वो उन लोगों को इसी तरीके से चुनता है जैसे हम यहाँ फंसे हुए हैं। तभी बाकी लोग पूछते हैं कि इस कंपनी का नाम क्या है, तो डार्क कहती है कि मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक क्लू है। वो कहती है कि 10 साल पहले तुम्हें याद होगा कि एक वायरस फैला था जिसमें कई लोग मरे थे और उस वक्त एक रिसर्चर ने दवाई बनाई थी, जिसके बाद उस दवा से वो वायरस कंट्रोल हुआ। तो वो रिसर्चर असल में इसी कंपनी का था, जिस वजह से इस कंपनी ने हेल्थ इंडस्ट्री में अपनी बहुत बड़ी जगह बना ली। ये सुनकर अब ब्राउन समझ जाता है कि डार्क बायर कंपनी की बात कर रही है, लेकिन उसे शक था कि उसकी बात में सच्चाई है भी या नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्राउन को पता था कि बायर ने हाल ही में हायरिंग बंद कर दी थी। पर यह सुनकर डार्क कहती है कि इस बार गुप्त हायरिंग हो रही है, जिस पर ब्लैक कहता है कि शायद उन्होंने वायरस को जड़ से खत्म करने की दवा बनाई होगी, इसलिए उन्हें और मैन पावर की जरूरत होगी जो ठीक से उसकी मार्केटिंग और बाकी का काम कर सके। इसलिए उनका भविष्य में उसे बड़े पैमाने पर बनाने का प्लान होगा। इसी बीच ब्रूनेट को फायर अलार्म सिस्टम दिखता है और तभी उसे क्वेश्चन का नया आइडिया आता है। वो फौरन उस गार्ड के पास जाती है और उसकी जेब टटोलने लगती है, जिससे उसे एक लाइटर मिल जाता है। अब ब्रूनेट कहती है कि ये कमरा डार्क स्टूडियो रूम हो सकता है, यहाँ फोटो डेवलप होती हैं और साथ ही ये पेपर एक फोटो डेवलपमेंट पेपर हो सकता है और शायद ऊपर वो स्प्रिंकलर में वो डेवलपिंग फ्लूइड होगा, जिससे इस पेपर पर छपा हुआ क्वेश्चन हम सभी के सामने आ जाएगा। अब सभी इस बात पर एग्री कर जाते हैं, लेकिन इस बीच ब्लॉन्ड अपने पेपर को चेयर पर रखकर उस टेबल के नीचे खिसका देती है, ताकि अगर ये चीज काम ना करे तो उसका पेपर खराब ना हो। साथ ही डेफ अब घड़ी के पास जाकर टाइम को देखता रहता है। इसके बाद प्लान के हिसाब से ब्रूनेट एक टेबल पर चढ़कर लाइटर की मदद से उस फायर अलार्म को ऑन करने की कोशिश करती है, पर उसकी हाइट इतनी नहीं होती कि वो लाइटर को सेंसर तक पहुंचा पाए। इसलिए वाइट ये देखकर फौरन एक पेपर फोल्ड करके उसे दे देता है और फिर बिना ये जाने कि वो किसका पेपर है, ब्रूनेट उसे जलाकर उस अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे फ्लूइड की बौछार शुरू हो जाती है। फिर सभी अपने पेपर्स को फ्लूइड से भिगोते हैं,
लेकिन कुछ पल बाद सभी को समझ में आता है कि ये कोई फ्लूइड नहीं, सिर्फ पानी था। अब इसी बीच ब्रूनेट अपने पेपर को ढूंढती है जिसे उसने टेबल पर रखा था, लेकिन तभी सबको पता चलता है कि जब वो उस लाइटर को ऊपर नहीं पहुंचा पा रही थी तो व्हाइट ने उसी के पेपर को खुद उसके हाथों में दे दिया था, जिसे जलाकर ये अलार्म ऑन हुआ था। इस तरह अब ये देखकर ब्रूनेट को बहुत बड़ा झटका लगता है कि व्हाइट ने धोखे से उसका पेपर उसी से जलवा दिया। इस तरह वो रूल के हिसाब से डिस्क्वालीफाइड हो जाती है, जिसके बाद गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। लेकिन व्हाइट की ये हरकत देखकर सभी उससे चिढ़ जाते हैं और एक एक करके सभी का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। पर ब्लैक कुछ ज्यादा ही गुस्से में होता है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि रुको, मैं तुम्हारी बत्ती गुल करता हूँ। अब वो व्हाइट पर हमला करने वाला ही था कि अचानक उसके ऐसा बोलते ही वहाँ की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं। ये होते ही सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर लाइट्स कैसे चली गईं। लेकिन तभी ब्राउन कहता है कि शायद ब्लैक ने अभी जो कहा उसी के हिसाब से ये लाइट्स बुझ गई हैं। इस तरह अब ब्राउन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहता है तो अचानक से लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि उसका सोचना सही था और ये लाइट्स वॉइस कमांड पर ऑपरेट होती हैं। इस बीच व्हाइट फिर से अपना शातिराना दिमाग चलाता है और डेव को फुसलाकर उसका पेपर उसी के हाथों फड़वा देता है। इस तरह डेव भी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और इसी बीच हम देख पाते हैं कि जब गार्ड उसे बाहर निकाल रहे थे तब उसका चश्मा रूम में नीचे गिर गया था। अब व्हाइट की इस घटिया हरकत से सभी वापस गुस्सा हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उसे दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन तभी व्हाइट उनसे कहता है कि मुझे क्वेश्चन पता चल चुका है, लेकिन मैं तुम में से किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ये सुनकर अब ब्लैक भड़क जाता है, जो पहले ही उससे काफी गुस्से से भरा हुआ था। इसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे व्हाइट को जोरदार घुसा मार देता है, जिससे व्हाइट बेहोश हो जाता है। फिर ब्लैक उसे कुर्सी से बांधकर उसका मुंह भी बांध देता है और साथ ही उसके हाथ से उसके पेपर को खराब करवाकर डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। फिर कुछ समय के बाद जब व्हाइट होश में आता है तो वो आजाद होने की मशक्कत करने लगता है, पर कोई उस पर रहम नहीं खाता। फिर वो सभी के सामने खुलासा करता है कि मैं भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हूँ जिसका जिक्र डार्क ने किया था, जिस वजह से मुझे हर घंटे दवाई लेनी पड़ती है। वो ब्लैक से कहता है कि वो दवाई मेरी जेब में है, उसे मुझे दे दो, चाहे मुझे बांध कर रखो, क्योंकि अगर मैं वो दवा नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इस तरह वो दवाई के लिए भीख मांगता है, लेकिन ब्लैक उससे पहले वो क्वेश्चन बताने को कहता है। पर व्हाइट अभी भी इस बात से इनकार करता है और कहता है कि पहले दवाई दो फिर क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता कि वो सच बोल रहा है। पर अब धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जाती है, जिस वजह से ब्लैक उसकी जेब को टटोलता है, लेकिन फिर भी उसे कोई दवाई नहीं मिलती, जिससे ब्लैक और बाकी सभी को यही लगने लगता है कि व्हाइट झूठ बोल रहा है। इसलिए वो उसे आजाद नहीं करता, जिसके बाद थोड़ी ही देर में व्हाइट फिर से बेहोश हो जाता है। अब उनके पास क्वेश्चन ढूंढने का समय बहुत ही कम बचा था, जिस वजह से सभी की टेंशन चरम पर थी। इसके बाद ब्राउन अब डार्क पर ही शक करने लगता है। वो कहता है कि डार्क इतना कैसे जानती है, जबकि कोई इस कंपनी के बारे में इतना क्यों नहीं जानता, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब वो खुद उन लोगों से मिली हुई हो। वो कहता है कि हो सकता है कि उसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही यहाँ पर रखा गया हो, ताकि हमें वो सवाल ढूंढने में और टाइम लग सके। अब ये सोचकर ब्राउन फौरन डार्क को भी एक कुर्सी से बांध देता है। इसके बाद वो उसे टॉर्चर करने लगता है और उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ का माहौल भयावह हो जाता है। फिर काफी देर हो जाती है, लेकिन डार्क उसके सामने कुछ जाहिर नहीं करती, पर ब्राउन अभी भी नहीं मानता। जिसके बाद डार्क अपनी सच्चाई बताती है कि मैं इस कंपनी में काम करती थी, इसलिए मुझे बस थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। पर ब्राउन इतने पर भी उस पर भरोसा नहीं करता, तो डार्क कहती है कि मैं उनसे मिली हुई नहीं हूँ, बल्कि मैंने बस इस कंपनी की बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद मैंने एक एक करके सारे पढ़ाव पूरे किए और आखिर में अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। पर तभी ब्राउन अपनी सच्चाई सभी को बताता है। वो कहता है कि मैं पहले एक सोल्जर था, इसलिए मुझे झूठ बोलना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। मैं तुम्हें उस हद तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम सच नहीं बताती। अब सभी को लग रहा था कि ब्राउन कुछ ज्यादा ही शक कर रहा है और बेवजह डार्क के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कहता और सभी चुपचाप ऐसा होते हुए देखते रहते हैं। उधर ब्राउन को यकीन था कि डार्क को वो सवाल पता है, इसलिए वो उसे और टॉर्चर करने लगता है। लेकिन जब वो अपनी सीमा पर पहुंच जाता है तो डार्क की दृढ़ता को देखकर ब्राउन को एहसास हो जाता है कि वो सच बोल रही है, उसे किसी सवाल के बारे में नहीं पता, क्योंकि उसके हिसाब से कोई इतने टॉर्चर के बाद झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए यही सोचकर अब वो डार्क को आजाद कर देता है और वो माफी मांगकर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिससे माहौल में एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है।
खैर, अब उनके पास सिर्फ 20 मिनट्स बचे थे और किसी को भी क्वेश्चन ढूंढने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। फिर इसी बीच व्हाइट अचानक से झटके लेने लगता है, जिससे उसे दौरे पड़ते हैं और अब सभी को समझ में आता है कि वो सच बोल रहा था, यानी वो सचमुच इन्फेक्टेड है। वो सोचते हैं कि उसे दवाई की सख्त जरूरत है, लेकिन दवाई तो उनके पास थी ही नहीं। फिर आखिर वो दवा के लिए क्यों बोल रहा था? इसलिए अब सभी को शक होने लगता है कि किसी ने तो जानबूझकर वो दवाई छुपाई है। इस तरह अब सभी एक दूसरे की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी के पास वो दवाई नहीं मिलती। अब डार्क गौर करती है कि ब्राउन ने थोड़ी देर पहले च्युइंगम चबाया था, जो उसके मुंह में अब नहीं था। वो चेक करती है कि उसका मुंह अब खाली है और फिर छानबीन करने पर डार्क को ब्राउन की टेबल के नीचे से वो च्युइंगम मिलती है, जिसके साथ चिपकाकर वो दवाई छुपाई गई थी। इसके बाद आखिर में वो दवाई लेकर व्हाइट को खिलाने जाती है, लेकिन ब्राउन इतने में उसका हाथ झटकता है, जिससे वो दवाई वाटर ड्रेनेज में गिर जाती है। अब सभी उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, खासकर ब्लैक अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो फिर भी नाकामयाब रहते हैं। इस तरह अब व्हाइट मौत के मुंह में जाने लगता है और इसी बीच डार्क कैमरे में इन्विजिलेटर से बात करते हुए कहती है कि व्हाइट को बाहर निकाल लो वरना वो मारा जाएगा। आखिर इस सब के चक्कर में किसी आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन उसके ऐसा करते ही एक नियम टूट जाता है, जो ये था कि उन्हें इन्विजिलेटर या गार्ड से बात नहीं करनी और ना उनसे कोई मदद मांगनी है। खैर, अब डार्क को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, जिसके बाद कमरे में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, ब्राउन, ब्लॉन्ड और ब्लैक। पर इतने में ब्लॉन्ड अपना दिमाग चलाते हुए उस दवा को अपनी हेयर पिन की मदद से बाहर निकाल लेती है और फिर वो दवा व्हाइट को दे दी जाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। अब इसी दौरान ब्राउन व्हाइट से कहता है कि वादे के मुताबिक ब्लॉन्ड ने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए अब सभी को वो क्वेश्चन बताओ वो तुमने कहाँ देखा। जिस पर व्हाइट कहता है कि यहाँ असल में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बल्कि सच ये है कि हम में से किसी एक को ही ये जॉब मिलेगी और वो एक आदमी वो होगा जो यहाँ पर आखिरी तक रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी हद तक क्यों न जाना पड़े। इस तरह वो उठकर सीधा गार्ड की बंदूक लेने दौड़ता है ताकि बाकी को मार सके, लेकिन इतने में ब्लैक उसे पछाड़ते हुए उससे पहले वो बंदूक ले लेता है और व्हाइट पर तान देता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं कि कहीं वो सबको एक एक करके शूट ना कर दे। फिर ब्लैक सभी से कहता है कि व्हाइट गलत है, हो सकता है कि ये जॉब सबके लिए हो, क्योंकि इन्विजिलेटर ने ऐसा नहीं कहा था कि हम में से कोई एक ही चुना जाएगा। पर फिर भी व्हाइट नहीं मानता और उसे बंदूक छीनने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे ब्लैक उस पर निशाना साध लेता है। फिर व्हाइट को अपनी तरफ बढ़ते देखकर ब्लैक उसके पैरों पर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस गन में कोई गोलियां थी ही नहीं, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। इस बीच अब व्हाइट ब्लैक पर हमला कर देता है और पास रखी पेंसिल से उसे घायल कर देता है। इतने में ब्राउन ब्लैक को बचाने जाता है, लेकिन व्हाइट उसे भी बंदूक से घायल कर देता है। इसके बाद व्हाइट खुद उस बंदूक को पकड़ता है और समझ जाता है कि असल में ये फिंगरप्रिंट से एक्टिवेट होने वाली बंदूक है। वो पल भर में समझ जाता है कि इसका मतलब यह है कि इस बंदूक के ऊपर सिर्फ गार्ड की उंगलियां ही काम करेंगी, इसलिए वो फौरन गार्ड के हाथों से बंदूक एक्टिवेट करके सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए फौरन सभी अपने आप इस कमरे से बाहर चले जाएं, वरना मुझे एक एक करके सभी को गोली मारनी पड़ेगी। अब इस डर से ब्राउन फौरन बाहर चला जाता है और खुद ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, जबकि अब सिर्फ ब्लॉन्ड उसके सामने खड़ी थी और ब्लैक जमीन पर घायल पड़ा था। तो इस तरह अब ब्लॉन्ड की बारी आ जाती है, तो वो जाने से पहले ब्लैक को कुछ इशारा करती है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है तो ठीक उसी मोमेंट पर वो कहती है लाइट्स डाउन, और ऐसा कहते ही सारी लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं, जिसके बाद वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ अब ब्लैक व्हाइट की ओर बढ़ता है, लेकिन व्हाइट उससे पहले उस पर हमला कर देता है और उसे गोली मार देता है, जिससे ब्लैक की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर व्हाइट देखता है कि ब्लॉन्ड अभी भी बाहर नहीं गई है, बल्कि अभी उसका एक पैर अंदर है। इस तरह अब वो ब्लॉन्ड के पैरों पर निशाना साधता है, लेकिन तभी अचानक इस एग्जाम का समय खत्म हो जाता है, यानी इस आखिरी मिनट पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। तो इस तरह अब व्हाइट हथियार डाल देता है और शीशे के सामने जाकर अफसोस करने लगता है कि सिर्फ एक आदमी बचा था और वो उसे भी दूर करने वाला था कि टाइम पूरा हो गया। इसलिए अब वो कैमरे वाले शीशे के सामने खड़े होकर इन्विजिलेटर से कहता है कि मैं इस जॉब के लिए सबसे काबिल इंसान हूँ, क्योंकि मैंने सभी को भगा दिया और ब्लॉन्ड भी बस मरने ही वाली थी, इसलिए मुझे विजेता घोषित करो। लेकिन तभी गार्ड वहाँ आता है और बताता है कि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी कुछ सेकेंड्स बचे हुए हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि डेफ ने घड़ी में छेड़छाड़ की थी, जिससे उसने उस समय को कुछ पल के लिए आगे कर दिया था। इस तरह अब अनजाने में आखिरकार व्हाइट ने इन्विजिलेटर से बात करके नियम तोड़ दिया था, जिस वजह से अब वो भी डिस्क्वालीफाइड हो चुका था।
अब व्हाइट के बाहर होने पर ब्लॉन्ड वापस कमरे में आती है और तभी उसकी नजर डेफ के चश्मे पर पड़ती है और साथ में उन कांच के टुकड़ों पर जो वहाँ पर पड़े हुए थे। फिर वो उन कांच के टुकड़ों और चश्मों से उस पेपर को देखती है जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा था और इस तरह उसे पेपर पर एक बना हुआ दिखता है, जिससे ब्लॉन्ड को इन्विजिलेटर की बात याद आती है जब उसने कहा था कि आपके सामने एक क्वेश्चन होगा। इस तरह अब टाइम पूरा होने वाला था और हम देखते हैं कि वो इन्विजिलेटर और डेफ दोनों कमरे में आते हैं, जहां ब्लॉन्ड को पता चलता है कि डेफ ही उस कंपनी का सीईओ था जो शुरू से उनके साथ था। लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था क्योंकि लोग दुनिया में कमजोर लोगों को बिना किसी काम का समझते हैं। हमें वैसा ही दिखता है। और फिर जब वो बाहर गया तो उसने जानबूझकर अपना चश्मा नीचे गिरा दिया क्योंकि उसके बिना कोई भी उस सवाल तक नहीं पहुंच सकता था। खैर, अब एग्जाम खत्म होने से पहले ब्लॉन्ड अपना जवाब उन्हें देती है नो कहकर, यानी रूल्स बताने के बाद लास्ट में इन्विजिलेटर ने उनसे पूछा था कि कोई सवाल, तो उस वक्त सब चुप रहे थे। इसलिए अब ब्लॉन्ड ने कहा नो, यानी कोई सवाल है ही नहीं। तो ये देखकर अब डेफ और इन्विजिलेटर दोनों उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसे जॉब ऑफर करते हैं। लेकिन ब्लॉन्ड हिचकिचाते हुए कहती है कि उसने अभी ये सब जो देखा उससे वो बायर कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहती क्योंकि इसमें दूसरे लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही वो कहती है कि मेरे दिमाग में और भी कई सवाल हैं। फिर वो डेफ को देखकर पूछती है कि वो सीईओ की तरह नहीं लगता। तभी इन्विजिलेटर हंसते हुए कहता है कि मीडिया और बाहर के लिए किसी को सीईओ बनाया जा सकता है और डेफ को सबके सामने आना पसंद नहीं। वो बताता है कि डेफ ने ही उस वायरस के लिए दवा इन्वेंट की थी जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करती थी। इसके बाद ब्लॉन्ड ब्लैक की ओर इशारा करके कहती है कि क्या जान लेकर एम्प्लॉय चुनना सही है। तो इन्विजिलेटर कहता है किसने कहा कि ब्लैक मर गया। तो ये सुनकर ब्लॉन्ड हैरान होकर देखती है कि ब्लैक तो अभी भी जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी। असल में वो गोली एक दवा थी जो घाव भरकर आदमी को ठीक करने की शक्ति रखती थी और ये दवा वायरस और म्यूटेशन को जड़ से खत्म करती थी क्योंकि ये ह्यूमन सेल्स को रीजनरेट करके जख्म ठीक कर देती थी। यानी उन्होंने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया ताकि एम्प्लॉइज मुश्किल में सही फैसले लें। साथ ही उन्हें दया और काबिलियत की क्वालिटी सिर्फ ब्लॉन्ड में दिखी। इसलिए अब इन्विजिलेटर उसे दोबारा जॉब ऑफर करता है और फिर आखिर में ये सब जानकर ब्लॉन्ड प्रभावित होती है और गर्व से ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी की तरह से ये जबरदस्त मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।